नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल स्कूल एंड कॉलेज स्टडी पर। और आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी के अंदर जो आर्थिक भूगोल है, भूगोल की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है जो आपके बीए फिफ्थ सेम के अंदर आर्थिक भूगोल का जो सिलेबस है आपकी बार, तो आर्थिक भूगोल का की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सबसे पहला लेसन आपका, और इस प्रकार कंटिन्यू आपके इस बुक से सभी जो है वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आप चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने बीए फिफ्थ सेम ज्योग्राफी की तैयारी करते रहिएगा। चलिएगा हम डिस्कशन करते हैं कि जो आपका आर्थिक भूगोल क्या है, इसके अर्थ को जानते हैं। आर्थिक भूगोल की प्रकृति तथा अर्थ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है, यानी कि हम देखते हैं कि जो भूगोल की दो शाखाएं महत्वपूर्ण, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और मानव भूगोल की ही शाखा है आर्थिक भूगोल। तो यहाँ हम आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही उपशाखा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इनकी मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है, इनके अपने पैसे कमाने के लिए जो भी मनुष्य गतिविधियां करता है वो कहाँ कहाँ करता है, और जब वह आर्थिक क्रियाएं करता है तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके साथ उसका क्या संबंध है, इस बारे में जो डिस्कशन है वो आर्थिक भूगोल के अंदर किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप किसी ने कोई उद्योग लगा रखा है और वो उद्योग है वो पर्यावरण को प्रदूषित तो करेगा ही, तो वो पर्यावरण को कितनी हद तक प्रदूषित करता है और वो जो उद्योग है उससे कितना उत्पादन होता है। और जिस प्रकार आपके देखते हैं कि आप जो कोयले से बिजली बनने के जो संयंत्र है, जिस प्रकार हरियाणा के अंदर आपका खेतड़ के अंदर प्लांट है जहाँ क्या है कोयला जलाकर बिजली बनाई उत्पन्न की जाती है, तो ये एक इंडस्ट्री है, सरकारी इंडस्ट्री है। और इससे जो बिजली पैदा की जाती है, सरकार उस बिजली का हम यूज सरकार जो बिजली हमें प्रोवाइड कराती है उसके लिए हमें उसे पैसा देना पड़ता है। तो ये आर्थिक कार्य है, आर्थिक गतिविधियाँ। इस प्रकार और भी इंडस्ट्री लगा रखी है, जिस प्रकार चावल निकालने की है या कपास की कोई उद्योग है, अलग अलग ईंट भट्ठे की हम देखते हैं। तो ये सारी क्या है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं का जिस प्रकार ईंट वाला भट्ठा है उसे धुआं निकल रहा है तो उससे कितना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और उस इंडस्ट्री से, उस ईंट वाले भट्ठे से उसे कितना इनकम आ रही है, ये सारी जो डिस्कशन है, कितनी इनकम आ रही है, ये ईंट भट्ठे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, इसी प्रकार और प्रकार के जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उनसे कितना उत्पादन होता है और पर्यावरण के साथ उनका क्या संबंध है, कि पर्यावरण के अनुकूल है या प्रतिकूल है। हम देखते हैं कि जो उद्योग ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जो आपके वायु प्रदूषण जांच केंद्र वाले हैं उनका गैस चलान वगैरह काट देते हैं या उनके उद्योग को क्या बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो सारी गतिविधियां हैं वो आर्थिक भूगोल के अंदर की जाती है कि आप आर्थिक गतिविधियां करें और आपका जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ वो संबंध है वो भी सही बना रहे। इन सारी गतिविधियों का अध्ययन जो आर्थिक भूगोल के अंदर किया जाता है, यानी कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रिया है वो पर्यावरण को किस हद तक प्रभावित करती है, सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करता है। हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है उससे उत्पादन होगा हमें आर्थिक क्रिया से। वितरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो उद्योग, वो पदार्थ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उपभोग यानी कि हम उपभोग भी करते हैं, उसका विनिमय यानी कि बेचना खरीदना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। पृथ्वी के तल पर पाई जाने वाली मनुष्य की इन आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, यानी कि अपन देखते हैं कि हर पृथ्वी के हर एक क्षेत्र में अलग अलग आर्थिक क्रियाएं की जाती है। कहीं पर खेती की जाती है, कहीं पर इंडस्ट्री है, कहीं पर कुछ और है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग गतिविधियां हर एक क्षेत्र में की जाती है। कहाँ खनन कार्य किया जाता है, तो कहीं जो आपका मछली पालन किया जाता है। तो अलग अलग गतिविधियां हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, देखने को हमें मिलती है। इसी कारण यह है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक, जैविक और मानवीय तत्व धरातल पर हर जगह एक जैसे नहीं होते। यानी कि हम देखते हैं कि जो मनुष्य की जो आर्थिक क्रिया है उनको कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि आपका उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले अगर कारक हम देखें तो जलवायु है और जल की उपलब्धता है
और मैदानी इलाका है या पर्वतीय इलाका है, ये सारे कारक एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए मतलब ये प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य की आर्थिक कोई भी गतिविधियां करता है उनको जो पर्यावरण है वो प्रभावित करता है, और मनुष्य भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां वो भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, और पर्यावरण भी क्या जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, यही आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इन्हीं सब चीज़ों का। आगे देखते हैं विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली आर्थिक नेता उनकी क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। यानी कि जो आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं, मनुष्य अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। आगे हम देखें आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलाप की हम डिस्कशन करेंगे, तो वो हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि जो भारत के अंदर जो 70% जनसंख्या है वो कहाँ लगी हुई है, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, बाकी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में कम है। तो इस प्रकार अलग अलग विषमताएं हैं। आप देखेंगे भारत के मुकाबले विकसित देश है, जापान है, अमेरिका है, इन देशों के अंदर जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में कम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलापों में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इस प्रकार हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं और क्षेत्रीय भिन्नताएं वहाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर्वतीय इलाका है तो वहाँ क्या है, आप धान वगैरह की खेती नहीं कर सकते, वहाँ आप चाय की खेती करेंगे। तो इसी प्रकार आपका रेगिस्तान का इलाका है, कहीं पर आप देखेंगे अफ्रीका का ज़्यादातर जो पार्ट है वो रेतीला है। या आप हम बात करें सऊदी अरब देश की बात करें तो वहाँ क्या है, जो रेतीला इलाका है वहाँ मरुस्थल है, तो वहाँ क्या है तेल ज़्यादा पाया जाता है धरातल पर, तो वहाँ खनन कार्य ज़्यादा किया जाता है। अगर हम बात करें अपने भारत की तो यहाँ लगभग मतलब जो है कृषि पर ज़्यादा डिपेंड है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, और इन्हीं विषमताओं यानी कि आर्थिक क्रियाएं और विषमताएं यानी कि क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं कि जो आर्थिक भूगोल को क्या क्या कहते हैं, कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अंग्रेजी में आर्थिक भूगोल को इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं, और या इसे जियो इकोनॉमिक्स या इकोनो ज्योग्राफी भी कहते हैं, या जियोनॉमिक्स भी इसे भी कहते हैं। और ये सब क्या पर्यायवाची शब्द है, हिंदी में अपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, तो ये पर्यायवाची शब्द है इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल के। आर्थिक भूगोल की कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं निम्नलिखित CF जोन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल, तो ये परिभाषाएं दी गई हैं, एक दो आप इनमें से याद कर सकते हैं, कम से कम 2 परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार CF जोन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन उद्यमों, उनके वितरण और वातावरण के भौतिक कारकों और आर्थिक दशाओं के बीच संबंधों का अध्ययन है। और इस प्रकार आगे परिभाषा देखिए, RN रुडमोज ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र का व्यापक है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर अजीवीय तथा जीवीय वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यानी कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं पर जीवित प्राणियों और मृत प्राणियों, अजीवीय यानी कि जो जीवित नहीं है, और जीवीय जो जीवित प्राणी हैं उन जीवित वातावरण के प्रभावों का, यानी कि हम वातावरण के अंदर देखे हैं जीवित जीव भी पाए जाते हैं, मृत पदार्थ भी पाए जाते हैं, उनका मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव है, यही आर्थिक भूगोल के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। इसी प्रकार LE क्लीन, OP स्ट्रिक्ट तथा NF हाल के अनुसार आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों के अध्ययन को आर्थिक भूगोल कहते हैं। ये अलग अलग परिभाषाएं, आप ज़्यादा नहीं एक या दो याद कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ लेते हैं, आप परिभाषा देख लेना। और आगे हम देखते हैं, ये भी यहाँ परिभाषा दी गई है, ये एक और परिभाषा, छोटी परिभाषा अगर आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जिस प्रकार AB शो के अनुसार आर्थिक भूगोल का संबंध जीविकोपार्जन की समस्याओं, यानी कि जो जीविकोपार्जन जो मनुष्य के लिए जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, समस्याओं, विश्व के उद्योगों तथा आधारभूत संसाधनों तथा वस्तुओं से। तो ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र क्या है। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करता है। क्या है कि जो आर्थिक भूगोल है मानव के आर्थिक कार्यों में, मनुष्य के जो आर्थिक कार्य है, जिस प्रकार हम देखा कि उद्योग है, कृषि है, मनुष्य का आर्थिक कार्य है, पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि अपन देखते हैं कि एक स्थान जैसे कि आपका हरियाणा एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो जो आपका हरियाणा है और आप एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का,
तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, हरियाणा, राजस्थान। और यहाँ क्या है, हरियाणा के अंदर आप देखेंगे कि धान की, कपास की, गेहूं की और बहुत सारी फसलें खेती की जाती है यहाँ। लेकिन राजस्थान के अंदर आप धान की खेती नहीं देखने को मिलती, यहाँ ग्वार, ज्वार, बाजरा इनकी खेती देखने को मिलती है। तो इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम गए, हरियाणा से राजस्थान में गए, तो दो स्थानों के अंदर हम देखते हैं कि दो अलग अलग क्षेत्र हैं। और यहाँ पर जो आर्थिक कार्य यानी कि कृषि के अंदर ही जो अलग अलग क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, यह हम देखते हैं कि यहाँ हम देखेंगे हरियाणा के अंदर जो मान लीजिए चावल निकालने की इंडस्ट्री है, जो चावल, जहाँ चावल निकाले जाते हैं, आप अपन सीधे खेत से चावल कढ़ा करके ले जाते हैं और उसके बाद में उसको निकालने का जो कार्य किया जाता है, उसके जो उद्योग है वो हरियाणा के अंदर है, वो राजस्थान के अंदर नहीं पाए मिलेंगे। वो इंडस्ट्री आपको राजस्थान में नहीं देखने को मिलेगी। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर आपको आर्थिक क्रिया में भिन्नता मिल गई ना। तो इसी प्रकार की जो भिन्नताएं हैं उनका अध्ययन आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, विषय क्षेत्र है। यानी कि दो स्थानों के बीच जो आर्थिक क्रियाओं में भिन्नता है उन्हीं का अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं कि भोजन, वस्त्र तथा आश्रय, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मनुष्य की तीन आधारभूत आवश्यकताएं। आपको बताया कि भोजन चाहिए मनुष्य को जीवित रहने के लिए, वस्त्र चाहिए और आश्रय चाहिए। ये तीन अगर चीज़ें मिल जाए तो मनुष्य अपना जीवन जी सकता है। मेनली ये तीन आवश्यकताएं मानी जाती है मनुष्य की। मनुष्य की इन तीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्न करता है। मनुष्य ये तीन चीज़ें, सबसे पहले मनुष्य को ये तीन चीज़ें मिले, इसके लिए वो बहुत सारा संघर्ष करता है। और इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों को ही हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि इन तीन चीज़, भोजन, वस्त्र और आश्रय, इनको प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य प्रयास करता है तो उन्हें ही हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आप देखते हैं कि अतः आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है। यानी कि मनुष्य जो आर्थिक संसाधन, मनुष्य की यानी कि जो आर्थिक संसाधनों का किस तरह प्रयोग करता है, हम ये देखते हैं। ये नहीं देखते कि क्या उत्पादन करता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन और किस प्रकार से इनका परिवहन, वितरण, उपभोग, विनिमय करता है। यानी कि आप जो वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, आप जिस प्रकार आपने मान लीजिएगा कि आपको मान लीजिएगा आपने कोई चीज़ बनानी है फैक्ट्री के अंदर, मान लीजिएगा आपने कोई पॉपकॉर्न वगैरह बनाने हैं, इंडस्ट्री है या बिस्कुट की इंडस्ट्री है जहाँ बिस्कुट बनाए जाते हैं, वो मशीनों से बनाए जाते हैं या हाथ से बनाए जाते हैं, ये देखा जाता है। और इनका परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने के लिए कौन से संसाधनों का प्रयोग करता है, रेल मार्ग, सड़क परिवहन या वायु परिवहन का प्रयोग करता है। और मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है, और उपभोग कौन इनका उपयोग कर रहा है, कितना उपयोग कर रहा है, बेच खरीदना, ये सारी चीज़ें जो है आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। और आर्थिक भूगोल निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। ये कौन कौन से प्रश्न है, 5 प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, यानी कि आप कैसे उन क्रियाओं को करते हैं, कहाँ की जाती है, हरियाणा में, राजस्थान में या भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कहाँ की जाती है, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है। सीधी बात है, आर्थिक क्रियाएं लाभ कमाने के लिए करता है मनुष्य, कोई भी उद्योग लगाता है या चाहे वो नौकरी करता है तो वो क्या है, कोई भी नौकर चाकर वो द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। तो क्यों करता है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए। क्रियाएं कब की जाती हैं, यानी कि आप देखते हैं कि वो क्रियाएं कब की जाती है, एक टाइम होता है। जिस प्रकार आपको जो गन्ने से चीनी बनाने का टाइम कब होता है, जब गन्ना निकलता है, यानी जब गन्ने की जो कटाई होती है उस टाइम होता है। तो वो कब की जाती है, वो टाइम भी देखा जाता है। आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती है, कैसे कर रहे हैं आप, उन सब चीज़ों को आर्थिक भूगोल के अंदर शामिल किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं जो इन प्रश्नों का जो है उत्तर देने की आर्थिक भूगोल का मुख्य ध्येय है। यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य विशेष रूप से आर्थिक भूगोल देने का प्रयास करता है। इन्हीं का प्रश्नों को उत्तर देना आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं कि जो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का, यानी कि आर्थिक भूगोल और मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं, और इनका जितना विस्तार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का है उतना ही आर्थिक भूगोल का है। मनुष्य भूतल पर प्राकृतिक वातावरण द्वारा घिरा रहता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण हम अपने हमारे चारों ओर है ही, ये हमें पता ही है। प्राकृतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वह अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
यानी कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ जिस प्रकार हम देखते हैं कि आप गर्मियों के अंदर, गर्मी के टाइम में मतलब कि जून से लेकर के आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर के इन महीनों में आपको क्या है, चावल की फसल बोई जाती है। और आपका जो जैसे सर्द ऋतु आती है, आपका नवंबर दिसंबर के अंदर आप गेहूं की फसल बोते हैं। तो एक प्राकृतिक परिस्थितियों का आपने लाभ उठाया ना, बन कि जिस प्रकार गर्मी के अंदर गर्मी वाली फसल बो दी, तो आपने प्राकृतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया। यानी कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ की गर्मी का टाइम था तो गर्मी के टाइम में आपने धान बो दिया, सर्दी के टाइम में आपने गेहूँ बो दी, तो आपने प्राकृतिक परिस्थितियों का लाभ उठा लिया। आपने कृषि करता है मनुष्य, तो ये ये आपका हो गया ना आर्थिक लाभ, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार लाभ उठाना, ये उठा लेता है। और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपनी जीवन आवश्यकताएं भी पूरी करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। यानी कि आप देखते हैं कि बहुत सारी वो वस्तुएं बनाता है इंडस्ट्री के अंदर। वह अपनी वस्तुओं के अन्य भूभागों में की वस्तुओं के साथ विनिमय भी करता है। यानी कि अपन देखते हैं कि इस प्रकार यहाँ हरियाणा के अंदर गेहूँ या चावल की खेती होती है, तो वो यहाँ से आपका जम्मू कश्मीर के अंदर या हिमाचल के अंदर गेहूं सप्लाई कर देगा, और वहाँ से क्या सेब, चिक्कू वगैरह, ये फल वगैरह खरीद लेगा। तो इस प्रकार वस्तुओं को विनिमय भी करता है ना, खरीदता बेचता भी है वो। और जिसके लिए परिवहन के साधन जुटाता है, और परिवहन के साधन भी तो चाहिए खरीदने बेचने के लिए। आपको बाजार में अगर आपका फसल लेकर जानी है तो उसके लिए परिवहन के साधन भी होने चाहिए आपके पास। अतः आर्थिक भूगोल में मनुष्य के व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना, खाने खोदना, वस्तु निर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि के विकास तथा वित्त का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि आर्थिक भूगोल के अंदर अपन ये भी इन्हीं का ही तो अध्ययन करते हैं कि कृषि कहाँ की जाती, कृषि कितने प्रकार की है, कहाँ की जाती है, और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। इसी प्रकार पशुपालन है, वो कहाँ कहाँ किया जाता है, कितना किया जाता है, कितने दो प्रकार का पशुपालन है, एक चालवासी पशुपालन चालन होता है और एक व्यापारिक पशुपालन होता है, उनका डीपली अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर मत्स्य ग्रहण है, आप मछलियाँ नदी से पकड़ रहे हैं, समुद्र से पकड़ रहे हैं। लकड़ी काटना है, लकड़ी आप प्राकृतिक जो वनों से काट रहे हैं या फिर खुद की लकड़ी का उद्योग लगा के कर रहे हैं, खाने खोद रहे हैं। इन सभी का जो कहाँ कहाँ है, कहानी कहाँ है, इन सारी आर्थिक गतिविधियों का बिल्कुल डीपली अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंदर। बिल्कुल एक एक पॉइंट का अध्ययन किया जाता है, प्रकार है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंदर डीपली किया जाता है, बिल्कुल गहराई के साथ एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए। आगे देखते हैं कि मनुष्य की ये सभी आर्थिक क्रियाएं उसके प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती है। यानी कि मनुष्य, मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग, इनकी प्राकृतिक परिस्थिति आपकी जलवायु है, मिट्टी है, जिस प्रकार आपके देखते हैं कि प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आपकी क्या आ जाती है, प्राकृतिक स्थिति, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, जीव जंतु आदि खनिज सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि जो आपकी जलवायु का प्रभाव सीधे फसलों पर पड़ता है। अगर आप देखेंगी शीत जलवायु है, ठंडी जलवायु है, तो वहाँ गेहूँ वगैरह की खेती की जाएगी, और आपके सेब वगैरह की खेती की जाएगी, और अन्य जो फसलें की खेती की जाएगी। अगर आपकी शुष्क जलवायु है तो वहाँ क्या है, आप धान की खेती नहीं कर सकते, वहाँ आपको क्या है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये उगा सकते हैं खेतों में। और मृदा है तो मृदा भी डिपेंड करती है, जिस प्रकार आप देखते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार आपकी जो वन मृदा है वहाँ के चाय की खेती की जाती है। और वनस्पति है, आपकी जो वनस्पति वो भी जलवायु से प्रभावित होती है। तो वनस्पति जहाँ जिस प्रकार की पाई जाएगी उसी प्रकार की उद्योग इंडस्ट्री वहाँ लग जाती है, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें क्या है, इनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो आर्थिक भूगोल मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं समस्त अध्ययन का केंद्र बिंदु होती है। मनुष्य की अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इस आधुनिक युग में मनुष्य बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए उत्सुक रहता है। परिणाम उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से अधिक दोहन करने लगा है। आज हम देखते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री जिन्होंने लगाई हुई है, अपने उद्योग लगाए हुए हैं, वो और ज़्यादा लाभ कमाने की सोच रहे हैं, भाई और ज़्यादा हम लाभ कमाएं, तो वो अपने इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अपने इंडस्ट्री के अंदर जो भार है, जो वर्कर इसके अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें ओवर टाइम काम करवा करके और ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे
उस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो वातावरण में जाएगा और वातावरण क्या प्रदूषित होगा। तो ज़्यादा लाभ के चक्करों में क्या है, जो पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। और आगे हम देखते हैं कि जो आर्थिक भूगोल का डिस्कशन हम देखते हैं यहाँ, तो ये देख लेते हैं हम आर्थिक भूगोल के बारे में। तो आर्थिक भूगोल वास्तव में भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्द भू गोल की संधि से बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी गोल है। भू यानी कि भूमि, गोल यानी कि गोल यानी कि पृथ्वी गोल है। भूगोल की इस परिभाषा से केवल पृथ्वी के गोल होने का आभास होता है। अंग्रेजी में जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों के मिश्रण से बना है। जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफी यानी कि वर्णन, अर्थात भूगोल वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों को दो प्रमुख श्रेणियों में रखा जाता है, भौतिक और प्राकृतिक। भौतिक अथवा प्राकृतिक एक ही बात है, और मानवीय, ठीक है। और इसी आधार पर भूगोल की दो भागों में बांटा गया है। यानी कि एक तो प्राकृतिक तत्व होता है जो प्रकृति ने हमारे दी है, और मानवीय तत्व जो मनुष्य ने बनाए हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं नदियाँ हैं आपके, समुद्र है, ये सब क्या है, प्राकृतिक तत्व है। और नहरें हैं, नहर है, और यह जोड़ या तालाब है, वो मनुष्य ने बनाए हैं, वो मानवीय तत्व है। तो इस प्रकार दो तत्व इस तरफ पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर भूगोल की दो शाखाओं में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है, तो वो आपकी है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और मानव भूगोल की महत्वपूर्ण उपशाखा है आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में भूआकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, और समुद्र विज्ञान, ओशियन ज्योग्राफी, ओशियन साइंस, मृदा विज्ञान, और जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, तथा गणितीय भूगोल, मैथ, ठीक है। तो ये इन सभी ये किसके अंदर आती हैं, ये सारे विज्ञान किसके अंदर आती हैं, आप एमए में पढ़ेंगे तो इनकी अलग अलग आपके लिए सब्जेक्ट होगा। आप भूआकृति विज्ञान और समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये अलग अलग सब्जेक्ट बन जाएंगे पर्टिकुलर आपके, जब आप एमए करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ लेना है। इस प्रकार जो मानवीय भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, प्रजातीय भूगोल है, कृषि भूगोल है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है इसके अंदर कृषि भूगोल है। तो जब राजनीतिक भूगोल में राजनेताओं से रिलेटेड, यानी कि राज्य कहाँ कहाँ है, उनकी सीमाएं कहाँ तक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल अब पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक भूगोल में जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई है उनसे रिलेटेड जो ज्योग्राफी फीचर है उनके बारे में, या इसके अंदर आपके थॉट्स भी आ जाते हैं अलग अलग भूगोलवेताओं के, तो वो भी इसके अंदर पढ़ते हैं हम। और आपके सामाजिक भूगोल है, वो समाज के बारे में, प्रजाति भूगोल है, अलग अलग प्रजातियों के बारे में। और कृषि भूगोल के अंदर आपको पता है कृषि से रिलेटेड डीपली अध्ययन किया जाता है इन भूगोल के। लेकिन फिलहाल हम यहाँ आपके बीए के सिलेबस में आपका आर्थिक भूगोल ही है, इसको ही हम डिस्कशन करेंगे यहाँ। आगे बढ़ते हैं। जो आर्थिक भूगोल की शाखाएँ एक बार हम देख लेते हैं। तो आर्थिक भूगोल की मेन 3 शाखाएं मानी गई है, लेकिन वैसे बहुत सारी है, लेकिन मेन 3 ही मानी गई। वर्तमान में आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाओं का विकास हो चुका है, जैसे संसाधन भूगोल है, रिसोर्स ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, औद्योगिक भूगोल आपका, परिवहन भूगोल है, वाणिज्य भूगोल है। ये सारी क्या है, यानी कि आपकी आर्थिक भूगोल की शाखाएँ आ चुकी हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से आपको आर्थिक भूगोल को 3 शाखाएं बांटेगी। वो कौन कौन सी, आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जिसके अंदर आपको पता है कि कृषि भूगोल के अंदर ये अध्ययन किया जाता है कि कृषि का अर्थ क्या है, कितने प्रकार की कृषि की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है, किस प्रकार उत्पादन लिया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी कृषि की जाती है, कहाँ कहाँ ये कृषि, मतलब कहाँ धान की खेती कर सकते हैं, कहाँ कपास की खेती कर सकते हैं, कहाँ गेहूं की खेती कर सकते हैं, कहाँ चाय की खेती कर सकते हैं, किस फसल की कितना तापमान चाहिए, कितना उत्पादन होता है, उन फसलों को प्रभावित करने वाले मानवीय और जैविक कारक, इन सारी चीज़ों का अध्ययन, डीपली अध्ययन आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में अंदर देखने को मिलता है। तो आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत कृषि संबंधित उन सभी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं। एक किसान के लिए जरूर है कि उसने अपने खेत में उपजाई जाने वाली वस्तुओं की उपज संबंधी अवस्थाओं, जैसे सूर्य ताप यानी कि तापमान है, मिट्टी की उपजाऊपन है, जल की मात्रा है, भूमि का ढाल, तथा फसलों को बोने काटने के समय इत्यादि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। और ये सूचनाएं किसान की कृषि भूगोल के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। यानी कि आप देखेंगे कि आपने क्वेश्चन किया होगा कि कपास उत्पादन के वितरण से रिलेटेड, कि कपास की खेती कहाँ की जाती है, कितना उत्पादन होता है, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, इन सभी का डीपली अध्ययन कृषि भूगोल में किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं हम औद्योगिक भूगोल। ये आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण दूसरी उपशाखा है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इसी सभी प्रकार के उद्योग धंधे कच्चे माल के विन कृषि खनिज क्षमता पर निर्भर करती है, यानी कि आपका उद्योग कहाँ कहाँ है, कितने प्रकार के उद्योग हैं, कौन से उद्योग के लिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वो कच्चा माल कहाँ मिलेगा, सस्ता श्रम कहाँ मिलेगा, परिवहन सुविधा कहाँ अच्छी मिलेगी, और कहाँ कहाँ औद्योगिक प्रदेश हैं, और उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का डीपली अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि जो आपका वाणिज्य भूगोल की अगर हम बात करें तो वाणिज्य भूगोल के अंदर क्या है, वाणिज्य भूगोल जो शाखा है आपकी, इसके अंदर क्या किया जाता है, वाणिज्य भूगोल में यानी कि कॉमर्शियल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किसी देश के व्यापार, परिवहन, संदेश वाहन, व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कहाँ कितना व्यापार होता है, परिवहन के साधन कैसे हैं, ये सारी चीज़ों, बंदरगाह कहाँ कहाँ है, उनका विकास क्यों हुआ है। जिस प्रकार आपकी मुंबई प्रमुख बंदरगाह है, आपकी पश्चिमी भारत की, और पूर्वी बंदरगाह अगर हम बात करें तो चेन्नई है, और इस प्रकार जो अनेक बंदरगाहें उनके विकास के लिए वास्तव में वाणिज्य भूगोल में कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड कहाँ करता है, उद्योगों पर और कृषि पर, क्योंकि कृषि से क्या कच्चा माल आता है और उद्योगों में उस कच्चे माल को तैयार किया जाता है, तब जाकर के कोई सामान तैयार होने के बाद ही वाणिज्य किया जाता है, यानी कि खरीद बेच का जो कार्य किया जाता है। क्योंकि अगर उद्योग नहीं होंगे, कृषि नहीं होगी, तो वाणिज्य भूगोल का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ बनेगी नहीं तो बिकेगी कैसे। तो इस प्रकार वाणिज्य भूगोल एक आर्थिक, औद्योगिक भूगोल और कृषि भूगोल के बिना अधूरा है, क्योंकि किसी भी देश के क्षेत्र का व्यापार वहाँ के कृषि पदार्थों, खनिज उत्पादन, शक्ति के साधनों तथा वस्तु निर्माण उद्योगों पर निर्भर करता है। अतः वाणिज्य भूगोल का विस्तृत कृषि भूगोल तथा औद्योगिक भूगोल द्वारा ही होता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो आर्थिक भूगोल की जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो आर्थिक भूगोल की अध्ययन की जो विधियाँ हैं उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो आपकी जो आर्थिक भूगोल की 3 अध्ययन की विधियाँ है, एक क्रमबद्ध विधि है, यानी कि सिस्टमैटिक मेथड है, एक रीजनल मेथड है, एक प्रिंसिपल मेथड है, यानी कि पारदर्शिक विधि और सैद्धांतिक विधि। 3 विधियाँ कौन सी, क्रमबद्ध, पारदर्शिक और सैद्धांतिक विधि। तो आइएगा हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं आपकी जो क्रमबद्ध विधि है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। प्रकरण विधि या वस्तुगत विधि इसका दूसरा नाम है, यानी कि प्रायवाची शब्द है ये, प्रकरण विधि, वस्तुगत विधि, 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें प्रत्येक प्रकरण वस्तु एवं घटना, जैसे चावल, गेहूं, कोयला, लोहा ऐसे कपड़ा, व्यापार इत्यादि का अलग अलग अध्ययन करते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या है, हर एक वस्तु को लेकर के अलग अलग अध्ययन करेंगे। चावल कहाँ, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि चावल है, चावल कहाँ पाया जाता है, हम बात करें कहाँ कहाँ उगाया जाता है। जिस कारण भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की 3 फसलें ली जाती है साल में, ओस, अमन और बोरो। तो और चावल के लिए कौन कौन से तापमान, कितनी वर्षा की आवश्यकता है, और कितने प्रकार के मिट्टी में चावल की खेती की जाती है। फिर उसके बाद में गेहूं को ले लिया, गेहूं का इस प्रकार वितरण देखेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना उत्पादन होता है, कितनी गेहूं की किस्में, इन सभी का डीपली एक एक को लेकर के अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध विधि के अंदर। यानी कि एक एक फसल को लेकर, एक एक पदार्थ को लेकर अलग अलग अध्ययन किया जाता है। लोहा ऐसा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर पाया जाता है, आपको पता है कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना व्यापार होता है, कितना इसका लाभ होता है, कितने प्रकार के उद्योग है, सब अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। और कुछ विद्वान प्रत्येक वस्तु को अलग अलग अध्ययन करके न करके प्रत्येक आर्थिक क्रिया, जैसे खेत, कृषि, खनन इत्यादि का अलग अलग अध्ययन करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रकरण आर्थिक क्रिया का विश्लेषण किया जाता है और संसार अथवा क्षेत्र में विषय में इसके वितरण को दर्शाया जाता है। यानी कि अगर आप गेहूं का, चावल का, कोयले का अगर विषयों के अंदर जाकर के वितरण देखते हैं, प्रकार देखते हैं, इन सभी का डीपली अध्ययन एक एक का, जिस पर आपके क्वेश्चन आते हैं कि गेहूं के उत्पादन वितरण को दर्शाइए, कोयले के उत्पादन वितरण को दर्शाइए, तो वो आपका क्या है, वो आप जो क्वेश्चन करते हैं वो आपका क्रमबद्ध विधि के द्वारा ही आप वो क्वेश्चन लिखते हैं। तो आपकी क्रमबद्ध विधि यानी कि डीपली अध्ययन किया जाता है एक एक फसल को लेकर के। आगे हम देख लेते हैं कि और तो संसार में हम देख लेते हैं, इस अध्ययन विधि का लाभ यह है कि इसके द्वारा समस्त यथार्थ में से कुछ वस्तुओं क्रियाओं का चयन करके उन्हें विश्लेषण तथा वितरण में ध्यान दिया जाता है।
वस्तुगत विधि अर्थात क्रमबद्ध विधि में आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है। आर्थिक भूगोल के विभिन्न तत्वों, वस्तुओं अथवा क्रियाओं, भौगोलिक स्थिति तथा उसके वितरण, प्रतिरूप, यानी कि आर्थिक ये जो भूगोल कोई भी तत्व है वो कहाँ है। जिस प्रकार आप देखिए चावल का, कोयले का, वो भौगोलिक स्थिति कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कौन से अक्षांश देशांतर के बीच उगाया जाता है, कहाँ कहाँ उसका उत्पादन किया जाता है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और दूसरे के अंदर आपका देखा जाता है कि जो इन तत्वों की, वस्तुओं तथा क्रियाओं को विशेषताएं, उनके विविध पक्ष, उनसे संबंधित प्रक्रियाएं, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व है, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विविध पक्ष कौन से हैं, कौन सी दशाएं जिसके अंदर इसके बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है, इनका डीपली अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। इन तत्वों, वस्तुओं अथवा क्रियाओं का अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के साथ अंतर संबंध के विश्लेषण, कार्यात्मक संबंध, क्षेत्रीय संबंध है, ये सब चीज़ें इसके अंदर की जाती है, यानी कि बिल्कुल डीपली अध्ययन किया जाता है। इतना ही आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम जो आपका है तो पारदर्शिक विधि के अंदर आपका क्या किया जाता है, यानी कि एक प्रदेश के, यानी कि संपूर्ण विषयों को अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों में बांट लेंगे और प्रत्येक प्रदेश के अंदर कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जिस प्रकार आपके भारत को हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कि उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरी भारत के अंदर अपन देखेंगे कि क्या है, गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, इनकी खेती ज़्यादा की जाती है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत के अंदर आप देखेंगे जो चाय है, कॉफ़ी है, इनकी खेती ज़्यादा की जाती है। दक्षिणी भारत के अंदर आ जाए, वहाँ चावल, कपास, मसाले की खेती ज़्यादा की जाती है। पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान की बात करें तो वहाँ क्या है, आपका गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इनकी ग्वार की खेती की जाती है। तो इस प्रकार एक पूरे प्रदेश को या विश्व को अलग छोटे छोटे प्रदेशों में बांट लिया जाता है, क्षेत्र को या संपूर्ण विश्व को ही बांट ले। जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध 2 हिस्सों में बांट लिए। तो उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे कि विश्व को दो क्षेत्रों में बांट लिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखिए स्थलीय भाग ज़्यादा है, तो वहाँ अलग खेती की जाती है। दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में आपके क्षेत्र कम है, समुद्र ज़्यादा है, तो वहाँ मछली पालन ज़्यादा किया जाता है, मछली पकड़ने का कार्य ज़्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार पूरे विश्व को प्रदेशों में बांटकर उनके अंदर जो भी संसाधन पाए जाते हैं उनका डीपली अध्ययन करना पारदर्शिक विधि के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं कि सैद्धांतिक विधि। इसके अंदर कुछ नहीं होता, जो सिद्धांत दिए होते हैं उनकी व्याख्या करते हुए हम किसी वस्तु के वितरण, प्रतिरूप, उत्पादन, प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है और किसी वस्तु अथवा प्रदेश की विशेष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि भूगोल, भौतिक, रसायन विज्ञान की भांति फॉर्मूलेटिक विज्ञान नहीं है और अतः इसे आर्थिक भूगोल के अध्ययन की यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है। यानी कि सिद्धांत के आधार पर आप संसाधनों का अध्ययन करें, आर्थिक भूगोल का अध्ययन करें, ये सही नहीं है, इसलिए सिद्धांतिक विधि इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।